अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात। किशन रेड्डी की मौजूदगी में मेट्रो फेज 2 की तोसी, IRFC से कर्जे और दीगर मुताल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल। रेवंत रेड्डी की नज़र मेट्रो की ज़मीनों पर एक और स्कैम मंजर आम पर आने का अंदेशा। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने लगाए इल्ज़ामात। साबिक़ वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी समेत कई BRS कायदीन तेलंगाना के यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऐप के खिलाफ किसानों के एहतजाज से कबल नज़रबंद। पार्टी कायदीन की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें। तेलंगाना में मौसम ने अचानक ली करवट। हैदराबाद में पीर और मंगल की दरमियानी शब के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बादल फट पड़े। शदीद बारिश के बाद शहर की अहम सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ट्रम्प को खुश करना बंद कर दीजिए, मुल्क के मफाद में तिजारती मुआहदे पर दस्तखत न की जाए, कांग्रेस का वज़ीर आज़म मोदी को मशवरा। स्विट्जरलैंड मुज़ाकिरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी मुज़ाकिराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाखर खलीबाफ का दावा। और ईरान के साथ मुज़ाकिरात में अच्छी पेशरफ्त हुई। एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को तेहरान वापस बुलाने पर इत्तेफाक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। नई दिल्ली में मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वज़ीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के मौके पर हैदराबाद मेट्रो फेज 2 की तोसी, IRFC से कर्ज़ों और दीगर मुतल्लिका उमूर के हवाले से तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो फेज 2 की तोसी के हवाले से फ़ंड के हुसूल के सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मरकज से दीगर फंड्स के हवाले से भी वो मरकजी वज़रा से मुलाकातें कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नज़र मेट्रो की ज़मीनों पर है और एक और इसका मंजर आम पर आ सकता है। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने ये इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मेट्रो के करीब 30,000 करोड़ रुपए की 280 एकड़ ज़मीन अपने बहनोई और रिश्तेदारों को मुबैना तौर पर देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। KTR ने कहा कि मेट्रो के नाम पर एक और धोखा होने का भी अंदेशा है। ఇవాళ మెట్రో విషయంలో కూడా జరుగుతున్న మోసం వెనుక ఒకటే ఒకటి రేవంత్ రెడ్డి ఎజెండా ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటది. ఆయన ఏ స్కీమ్ తెచ్చినా దాని వెనుక ఒక స్కామ్ ఉంటది. ఆయన ఏ స్కీమ్ తెచ్చినా దాని వెనుక ఒక స్కామ్ మాత్రం పక్కా ఉంటది. ఆయన కన్నంతా మెట్రో భూముల మీద పడ్డది. లంకె బిందెల కోసం తిరుగుతా ఉన్నాడు. మెట్రో దగ్గర ఒక 280 ఎకరాల విలువైన భూములు ఉన్నాయి. దగ్గర 30,000 కోట్ల విలువ చేసే భూములు. ఆయన అన్నదమ్ములకో, ఆయన బావమరిదికో, ఆయన అల్లునికో కట్టబెట్టడానికే ఆ 280 ఎకరాల భూముల మీద కన్నేసిండు. కాబట్టే ఇవాళ ఆ మెట్రోని స్వాధీనం చేసుకొని 14,000 కోట్ల భారం ప్రజల మీద రుద్ది ఆ భూములను అమ్ముకొని తనకు కావాల్సిన వాళ్ళకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నంలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు. ఇది వాస్తవం. మీరు చూడండి, రాబోయే రోజుల్లో ఎవరికి అమ్ముతాడు, ఎవరు కొంటారు, ఎట్లా అమ్ముతాడు, ఇవన్నీ మీరు साबिक़ वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी समेत कई BRS कायदीन को तेलंगाना के यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऐप के खिलाफ किसानों के एहतजाज से कबल एहतियाती तौर पर घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। BRS कायदीन KTR और हरीश राव ने गिरफ्तारियों और खाद की खिलत पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। साबिक़ वज़ीर और बालकना के MLA विमला प्रशांत रेड्डी को निज़ामाबाद ज़िला में रियासती हुकूमत के यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऐप सिस्टम के खिलाफ मनसूबाबंद किसानों के एहतजाज से कबल ही एहतियाती तौर पर घर पर नज़रबंद किया गया। पुलिस सुबह सवेरे उनके मकान पर पहुंची और उन्हें ताड़वाई मंडल हेडक्वार्टर पर एहतजाज में शिरकत के लिए जाने से रोक दिया गया। BRS कायदीन ने इस मामले को लेकर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की हैं। निज़ामाबाद के एक्साइज सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी की रिहाइशगाह पर आज सुबह से ACB ने धावे किए। आमदनी से ज़्यादा असासों के मामलात में हैदराबाद के बुलारम और निज़ामाबाद के प्रगति नगर में वाक़ इनकी रिहाइशगाहों के अलावा सुपरिटेंडेंट के दफ्तर, उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी बैक वक्त तलाशी ली गई। मल्ला रेड्डी गुज़िश्ता 6 सालों से निज़ामाबाद के एक्साइज सुपरिटेंडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। हाल ही में उन पर बदनवानी के इल्ज़ामात भी लगे थे। इस पस मंज़र में ACB हुकाम ने उन पर तवज्जो दी। प्रगति नगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से हुकाम ने अहम दस्तावेज़ात भी जब्त की हैं। इत्तलात के मुताबिक मल्ला रेड्डी को हिरासत में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है।
हैदराबाद के मुजाफात में कपरा मंजन पिरिया लेक फ्रेंड सोसाइटी के सेक्रेटरी मनोज कुमार ने एक मुस्लिम लड़के को बहस के दौरान पाकिस्तानी कहा था और अब उसने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी भी मांग ली है। आइए देखते हैं उसका ये बयान। मैं मनोज कुमार जनप्रिया लेक फ्रंट सैनिकपुरी कॉलोनी कापरा डिवीजन से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो वायरल चल रहा है मेरे बारे में, एक्चुअली वो क्या हुआ बोले तो एक छोटा सा सोसाइटी का इशू था, मगर वो तीखी नोक झोंक में वो मेरे से निकल गया और वो क्या बोलते सो अगर किसी कम्युनिटी को मेरे से धक्का अगर कोई किसी के दिल को तकलीफ हुई तो मैं आप लोगों से सबसे माफी मांग रहा हूँ। फिर भी मैं वो बच्चे से भी माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इंटेंशन किसी कम्युनिटी को चोट पहुंचाना नहीं था, क्योंकि आप हम मिलजुल के हमारे सब तो मिलजुल के रहते हैं, सेक्युलर के सरकार रहते हैं हम लोग सब जन। और एक्चुअली मेरे पास जो भी टेनेंट है मेरे पास जो मुस्लिम टेनेंट्स है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी मैं बार बार हर कम्युनिटी को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे से कुछ अगर गलती से भी अगर कोई बात निकल गई तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं मुझे माफ करना सब जने मिलके। तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन ही नहीं था। अनकंडीशनली मैं माफी मांग रहा हूँ बस, इसे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अनकंडीशनली हर एक कम्युनिटी से माफी मांग रहा हूँ। नमस्ते, सवाल धन्यवाद। ग्रेटर वरंगल में एक दही के पैकेट से मुर्दा चूहे का बच्चा बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई है। 60 के करीब वाक़े किराना दुकान से खरीदे गए संगम ब्रांड के दही के पैकेट में चूहे का बच्चा नजर आने पर सारिफ हैरान रह गया। वरंगल के इस इलाके में एक शख्स ने किराना दुकान से ये पैकेट खरीदा था। जब उसने पैकेट काट कर दही निकालने की कोशिश की तो इसमें मुर्दा चूहे का बच्चा देखकर शशदा रह गया। बाद में उसने दुकान मालिक से इस मामले पर सख्त एतराज़ किया और मुतासरा शख्स की शिकायत पर मुताल्लिका हुकाम फौरी हरकत में आ गए और दही फरोख्त करने वाली दुकान का मुआयना किया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर मुताल्लिका बैच के दही की फरोख्त फौरी तौर पर रोक दी गई। जंगांव में 50 पैकेटों के अलावा करीमाबाद, लक्ष्मीपुरम मार्केट इलाका और हनमकुंडा के भवानी नगर की दुकानात से इसी बैच के दही के पैकेट्स को जब्त कर लिया गया है। हुकाम ने दुकानदारों को अगले अहकामात तक संगम ब्रांड का दही फरोख्त करने से रोक दिया। इसके अलावा मुताल्लिका बैच के नमूने जांच के लिए हैदराबाद की लेबॉरेटरी भेज दिए गए। हुकाम ने कहा कि लैब रिपोर्ट मिलने के बाद मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के तहत बालाजी नगर जलपली में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में प्लास्टिक स्क्रैप में ज़बरदस्त आग लग गई। घने सियाह धुएं ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हिरास की लहर देखी गई। इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस और फायर टेंडर्स जाए वक़्वा पर पहुँच गए और आग पर काबू पाने का काम किया गया। पुलिस आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिशें कर रही है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली। हैदराबाद में पीर और मंगल की दरमियानी शब के बाद कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बिजली चमकती रही और बादल फट पड़े। शदीद बारिश के बाद शहर की अहम सड़कें और नशबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि नालों के उबल पड़ने से मुतादिद सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। आधी रात के वक्त अचानक सड़कों पर सैलाबी पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात भी पेश आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के IT कॉरिडोर और मगरबी इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड भी। चंदानगर और रामचंद्रपुरम में 12.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड भी है। सुबह के औकात तक भी बारिश का सिलसिला कई मुकामात पर जारी रहा, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। SIR के हवाले से CPI, कांग्रेस और TJS ने एक इज्तिमाई तौर पर अपना ग्रुप तश्कील देते हुए रैली निकाली और इस मौके पर BJP पर वोट चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया। CPI कांग्रेस लीडरों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मदद से BJP तेलंगाना में भी SIR के नाम पर वोट चोरी के लिए काम कर रही है। और
रुबाई नाज़िर करेंगे चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों की जानिब। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे को हिंदुस्तान के लिए खसारे का सौदा बताया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। अमरीकी कारोबारी नुमाइंदा जेमसन गिरे हिंदुस्तान के दौरे पर है। इस मौके पर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मशवरा दिया और कहा कि मोदी अपने दोस्त ट्रंप को खुश करना बंद कर दें। पार्टी के मुताबिक हिंदुस्तान को किसी ऐसे तिजारती मुआहदे पर दस्तखत नहीं करना चाहिए जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। जयराम रमेश ने भी कहा कि मोदी हुकूमत को मलेशिया से तहरीक लेना चाहिए। मलेशिया ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमरीका के साथ अपना तिजारती समझौता मनसूख कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि अमरीका अब हिंदुस्तान समेत तकरीबन 60 ममालिक की जाँच में लगा हुआ है। अमरीका का इल्ज़ाम है कि ममालिक तिजारत में गलत तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि अमरीका इस जाँच का इस्तेमाल हिंदुस्तान को डराने के लिए कर रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान 6 फरवरी वाले समझौते पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ट्रंप को खुश करने की कोशिशें छोड़ देना चाहिए। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को 100 से ज़्यादा बार रुकवाने के दावे किए, लेकिन मोदी ने अभी तक एक भी दावे को चैलेंज नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मजलिस आमिला के इजलास में मुल्क और मुस्लिम बरादरी की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। कई अहम फैसले किए गए। मुसलमानों की जान माल, मजहबी मकामात पर सल्ला और आईनी हुकूक को दरपेश मसाइल पर गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया गया। बाज़ रियासतों में हुजूमी तशद्दुद, मसाजिद और मदारिस के खिलाफ कार्रवाइयों, बुलडोज़र मुहिम, वंदे मातरम को लाजिम बनाने की कोशिशें और यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के इक़दामात को लेकर बेचैनी का इजहार किया गया। बोर्ड की मजलिस आमिला ने फैसला किया कि मुस्लिम बरादरी की सूरत हाल, फ़िरक़ा वाराना कशीदगी और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ एक तफसीली दस्तावेज़ शाये की जाएगी ताकि जमहूरी अक़दार और आईनी उसूलों पर यकीन रखने वाले अफराद की तवज्जो मबजूल करवा सकें। इजलास में कमाल मौला मस्जिद और भूतशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर भी फ़िक्र का इजहार किया गया। बोर्ड ने वंदे मातरम को लाजिम बनाने की कोशिशों की मुखालफत की और कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत या कोई रियासती हुकूमत इसे तमाम शहरियों या तलबा के लिए लाजमी करार देती है तो इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। मगरबी बंगाल में स्कूलों और इमदादी मदारिस में वंदे मातरम को लाजमी बनाने के फैसले को भी बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया गया। बोर्ड ने उत्तराखंड और गुजरात के बाद दीगर रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की तैयारियों पर गहरी तशवीश जाहिर की और कहा कि ऐसे क़वानीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने तस्दीक की कि स्विट्ज़रलैंड में हुए मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को ख़तई शक्ल दी गई। बाकर खलीबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची आपने हरमुज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान भी पहुँच गए। बाकर खलीबाफ ने कहा कि आपने हरमुज़ में जहाज़ों के आमदोरफ़्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने से इत्तेफाक कर लिया गया। इस इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म की कशीदगी से बचना है। उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में हुए मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दी गई। उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लेबनान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वाज़ेह है कि अमेरिका ने ईरानी तेल के फ़रोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली, जिसके बाद 2 महीने तक ईरान अमेरिका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत को फ़रोख्त कर सकता है। So that we can sell our oil and conduct our banking activities. These restrictions must be temporarily lifted until we are able to remove the sanctions completely. These waivers have now been secured and the relevant agreements have been signed. We agreed to establish a center there to handle coordination. Situations may arise where, for example, the regime claims that the other side attacked and that it was merely responding. Such issues would be addressed and resolved in order to prevent a return to war, allow people to get back to their normal lives, and ensure that the areas occupied by Israel are vacated, that Lebanon's national sovereignty is respected, and that these measures are implemented. The center will also oversee the implementation of these arrangements, and we will continue to follow the matter closely. I may have been among the first to say this, right at the beginning of the war, before there was even a ceasefire. I posted on X and made it clear, everyone should know that the administration of the Strait will never return to the way it was before the war. Of course, we will fully comply with international law. People should understand that this should not be turned against us. In full observance of all international laws, and through the Iranian arrangements that are also reflected in Article 5, this approach will be implemented. Of course, just as there may still be issues in Lebanon and elsewhere, there are also issues in the Strait of Hormuz. As you have seen, there have even been clashes on some nights. We agreed to establish coordination mechanisms there.
including a hotline and a center that can be contacted whenever there is any ambiguity or dispute. During this 30-day period, under Article 5, the parties will be able to maintain close coordination so that vessels transiting the strait can do so more safely and efficiently. God willing. अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है और ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान आबनाए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल भी दिया गया। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आने वाले हफ्तों में जारी रहेंगे। हमने एक कामयाब हतमी मुआहदे के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि लेबनान मामले पर मुनासिब हम-आहंगी को यकीनी बनाएंगे। हम इलाकाई जंगबंदी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को कंट्रोल में रखे। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने से इत्तेफाक कर लिया है। मुआयनाकारों की तैनाती इसी हफ्ते शुरू हो जाएगी। वेंस ने कहा कि ऐसा निज़ाम कायम करना चाहते हैं जिसके तहत ईरानी असासे ईरानी अवाम की मदद के लिए इस्तेमाल हो और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए। Lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that. We're working with our allies from the Israelis to the Gulf Arabs to make sure that sticks, and we feel very, very good about where that is. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster that inspection regime to make sure they can never have a nuclear weapon. And finally, we continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team, the Iranians left a lot of their team at the resort there to keep on working at it. So all in all, a very productive 36 hours. We're going to have to keep working it. The last point that I'll make is, as I told you all this morning, this is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do. That's right, President. Just in terms of the negotiations, you've said before that you've been cautious on these negotiations, that you believe that people are not always acting in good faith. Have things changed over the past 36 hours during your meeting with Iran and the other mediaries? No, all I mean is, look, whether good faith or bad faith, you can't trust anybody's words. You have to trust what they actually do. Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions. And what the president has asked us to do is verify what they're doing, focus less on what they're saying. Sir, you mentioned conditions for the Iranians using these frozen funds. Sure. To buy American soy, for example. You mentioned that's something that was raised yesterday that they've already agreed to. The Iranians have already agreed to that? Yeah, that was something that came up yesterday, and we actually asked the Qataris to help us set up the mechanism so that we can ensure that the money goes where we want it to go, and they agreed to do that. We have a good relationship, obviously, with them and a good operational oversight mechanism in place. But even with that said, even with the caveat that's going to benefit American farmers and obviously benefit the people of Iran, we want both. But fundamentally, that money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress. So that'll obviously be a big part of the negotiation in the days to come. Sir, very quickly, there was a moment yesterday when Arachi came into the room and did not greet you. You guys did not shake hands, and then he walked out of the room. Did you feel snubbed by that? Did you feel it was an intentional move on their part? How did you interpret what happened? No, I mean, I trust me, I've spent a lot of time dealing with the Iranians over the last few months. Sometimes I find them extremely confusing as negotiators. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है। ईरान अब आबना हुर्मुज़ में अच्छा इक़दाम कर रहा है। ट्रंप ने साथ ही धमकी भी दी कि ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हो वो किया जाएगा। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा, हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा ट्रंप ने बरतानवी सियासत के हवाले से भी अपने रिमार्क्स मीडिया के सामने पेश किए। As long as they respect us, I don't want to use the word fear because that's an inappropriate word, but as long as they respect us, we're not going to have any trouble. We have total control of the strait. So the mechanism You know, we have a Navy that had a blockade. I think the blockade was more impactful than dropping bombs, if you want to know the truth. It was like I said, they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through if we wanted them to go through. And
We could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call, how long would it take? Maybe half hour? They're ready to 20 go right minutes? now if you need to. It'll be before we finish the meeting. No, we have, as long as they respect us, we're going to be fine. If they don't respect us, things wouldn't be good, but they have a lot of respect. اور اب آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. سول سروینت ریڈی کی دہلی میں مرکزی ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر منوہر لال کھٹر سے ملاقات. کشن ریڈی کی موجودگی میں میٹرو فیز 2 کی توسیع, IRFC سے قرضے اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال. ریونت ریڈی کی نظر میٹرو کی زمینوں پر ایک اور اسکیم منظر عام پر آنے کا اندیشہ. سابقہ ریاستی وزیر KTR نے لگائے الزامات. سابقہ وزیر وملا پرشانت ریڈی سمیت کئی BRS قائدین تلنگانہ کے یوریا ڈسٹریبیوشن ایپ کے خلاف کسانوں کے احتجاج سے قبل نظر بند. پارٹی قائدین کی کانگریس حکومت پر سخت تنقیدیں. تلنگانہ میں موسم نے اچانک لی کروٹ. حیدرآباد میں پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بعد گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش, بادل پھٹ پڑے. شدید بارش کے بعد شہر کی اہم سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب. ٹرمپ کو خوش کرنا بند کر دیجیے, ملک کے مفاد میں تجارتی معاہدے پر دستخط نہ کی جائے. کانگریس کا وزیر اعظم مودی کو مشورہ. سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں $12 ارب کے منجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی. ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر خلیباف کا دعویٰ. اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی. ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو تہران واپس بلانے پر اتفاق. امریکی نائب صدر JD وینس نے کیا دعویٰ. پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست TV. اللہ حافظ.